Hello everyone, welcome to Civil Samaj. Today we discuss about in this session as a balanced outlook on law. यूनिट नंबर 3.4 में प्रोफेशनल एथिक्स के सब्जेक्ट में डिस्कस करेंगे बैलेंस आउटलुक ऑन लॉ। बैलेंस मतलब संतुलित, आउटलुक का मतलब हो गया दृष्टिकोण। तो संतुलित दृष्टिकोण किस पर होना चाहिए? लॉ पर, यानी नियम पर। कौन सा नियम, कौन सा लॉ? तो कोड ऑफ एथिक्स आप पढ़ चुके हैं। कोड ऑफ एथिक्स में आपको बताया जा चुका है क्या वो सेट है रूल रेगुलेशन का जो आपको ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मिलता है जिस पर आप काम करते हैं, ताकि आप ऑनेस्टी इंटीग्रिटी के साथ में, कॉम्बिनेशन साथ में आप काम कर सके और अपना फुल एफर्ट दे सके। आप सेल्फ इंटरेस्ट को और अपने गोल्स को एक साथ बैलेंस कर सकें, आप अपनी ड्यूटीज को बीच में सेल्फ इंटरेस्ट को ना दें, ये सब चीज़ें आप उसके बारे में बता चुका है। तब कहता कि आपको बैलेंस आउटलुक करना है किस पे? नियम पर। नियम पर संतुलित दृष्टिकोण रखना है किसको? तो इंजीनियर्स को। तो उसके बारे में चैप्टर में डिस्कस करना है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। और इसमें हम आगे बढ़ते हैं। बैलेंस आउटलुक। बैलेंस आउटलुक का मतलब हो गया ए बैलेंस आउटलुक ऑन लॉ इन इंजीनियरिंग इम्फेसिस दैट, मतलब संतुलित दृष्टिकोण नियमों पर इंजीनियरिंग में संतुलित दृष्टिकोण नियमों पर यह जोर देता है कि, इम्फेसिस का मतलब हो गया जोर देना, इम्फेसिस का मतलब है जोर देना, इस बात पर जोर देता है कि वाइल लॉज एंड रेगुलेशन आर एसेंशियल, नियम और जो आपके लॉज, कानून और नियम जो है जरूरी है, दे आर ऑल्सो हैव लिमिटेशन, लेकिन उनकी कोई परिसीमाएं भी हैं, उनकी एक लिमिट भी है, जिनको सीमित भी रखा गया है। बैलेंस आउटलुक का मतलब क्या? संतुलित दृष्टिकोण नियम पर, किसमें? तो इंजीनियरिंग में। तो इंजीनियरिंग में संतुलित दृष्टिकोण इम्फेसिस दैट, इस बात पर जोर देता है कि लॉज एंड रेगुलेशन आर एसेंशियल, नियम और रेगुलेशंस आपका जरूरी है, वो बहुत जरूरी है, बट दे हैव ऑल्सो लिमिटेशंस, लेकिन उनके कोई परिसीमाएं भी हैं, लिमिटेशंस भी हैं। लॉज आर नेसेसरी बिकॉज पीपुल अलोन माइट नॉट एक्ट रेस्पॉन्सिबली, नियम जरूरी है, लॉज आर नेसेसरी, लॉज नियम बहुत जरूरी है, क्योंकि पीपुल अकेले अकेले कोई भी रिस्पॉन्सिबल भरा वर्क नहीं कर सकता है, उसको एक टीम वर्क करना होगा, स्पेशली इन कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट्स, जहाँ पर कॉम्पिटिटिव है, जहाँ पर कंपटीशन का इन्वायरमेंट है। जैसे सबको होड़ मची हुई है कि हमको ज़्यादा पैसे कमाना है, अगर आप सोसाइटी में अच्छा पैसा नहीं कमाए तो लोग आपको अच्छे नज़र से नहीं देखेंगे। अब आप अच्छे पैसे कमाने के चक्कर में आप अपना नैतिक को आप देखते हैं तो आप ज़्यादा अच्छे अच्छे पैसे नहीं कमा सकते हैं। तो उस चीज़ के लिए कहता है कि जब आपको अकेले आप काम नहीं कर सकते हैं, जैसा कि हमारा कॉम्पिटिटिव का माहौल है, जैसा कि हमारा कॉम्पिटिटिव का इन्वायरमेंट है, वाइल मोरल बिहेवियर इज नॉट ऑलवेज इनकरेज, और हमेशा मोरल बिहेवियर आपको इंकरेज नहीं करेगा, हर सिचुएशन में आपको इंकरेज नहीं करेगा। ठीक है, जैसे डॉक्टर वाला हमने स्टोरी बताया था कि डॉक्टर हमेशा, हर हर डॉक्टर ऐसा नहीं होता है कि आपको कहेगा कि आपका सस्ता में इलाज कर दें, वो अननेसेसरी ट्रीटमेंट, अननेसेसरी आपको टेस्ट जरूर लिखेगा कि आपको ये टेस्ट करने हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे टेस्ट जरूर रहते हैं जो अननेसेसरी रहते हैं, क्योंकि उसका उसमें कमीशन रहेगा, बिलिंग का रहेगा। तो ये आपका मोरल बिहेवियर हर वक्त आपको इनकरेज नहीं करेगा, इसलिए लॉ जो है वो प्रोवाइड करता है मिनिमम लेवल ऑफ कंप्लायंस टू इंश्योर सेफ्टी एंड फेयरनेस। तो ये क्या है? नियम न्यूनतम स्तर प्रदान करता है ताकि आप सुरक्षा और फेयरनेस कर पाए, उसमें सेफ्टी और फेयरनेस के हिसाब से आपको न्यूनतम लेवल प्रदान करता है। कौन? तो ये लॉ प्रोवाइड करता है। तो बैलेंस आउटलुक का मतलब क्या हुआ? उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। संतुलित दृष्टिकोण होता है। बैलेंस मतलब संतुलित, आउटलुक का मतलब होगा दृष्टिकोण, किस पर? तो नियम पर। कौन सा नियम पे? तो जो इंजीनियरिंग में बैलेंस आउटलुक इस बात पर जोर देता है कि रूल और रेगुलेशन, नियम और जो रेगुलेशंस हैं आपके जरूरी हैं, कानून और विनियमन जो है वो जरूरी है, लेकिन उनके कुछ सीमाएं भी हैं। हमेशा हमेशा अकेला व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल रूप से, जिम्मेदार रूप से काम नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारा ऐसा जो इन्वायरमेंट है वो कॉम्पिटिटिव वाला इन्वायरमेंट है, वहाँ पर कंपटीशन है, और उस केस में आपका मोरल बिहेवियर हमेशा आपका साथ नहीं दे सकता है। तो इस स्थिति में लॉज होते हैं, लॉ जो नियम बनाए जाते हैं, जो कानून बनाए जाते हैं,
वो आपको एक न्यूनतम स्तर प्रदान करता है ताकि आप सुरक्षा और वहां पर फेयरनेस दे सकें। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स हैं इंजीनियरिंग में लॉ का। क्या एग्जाम्पल्स हैं? कोड फॉर बिल्डर बाई हैमराबी। देखिए हैमराबी एक एम्पायर था 1792 से 1750 बीसी में, बिफोर क्राइस्ट में। तो ये हैमराबी जो किंग थे उस बेबीलोन के किंग थे, उस एम्पायर बेबीलोन एम्पायर के ये किंग थे। 1792 से 1750 तक इनका ये शासन चला था। तो उन्होंने कोड बनाया था किसके लिए? बिल्डर्स के लिए, जो बिल्ड करते हैं, जो बिल्डर्स हैं, बिल्ड करते हैं, उनके लिए कोड बनाया था। क्या कोड बनाया था? ए बिल्डर वाज हेड रिस्पॉन्सिबल। बिल्डर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होंगे, हेल्ड रिस्पॉन्सिबल इफ द हाउस दे बिल्ट वाज फॉल्टी। जो वो घर बनाए हैं अगर वो घर फॉल्टी है, एंड कॉज हार्म, अगर वो उन्हें नुकसान पहुंचाया है, इंक्लूडिंग डेथ, डेथ को इंक्लूड करके। इफ द हाउस फेल डाउन, अगर वो घर गिरता है, द बिल्डर हैड टू रीबिल्ड एट देयर ओन कॉस्ट। तो बिल्डर जो है खुद के पैसे से उसे फिर से बनाने का जिम्मा लेगा। इन्होंने यह कोड जारी किया था 1758 में बीसी में, बिफोर क्राइस्ट में। ठीक है, तो ये जो कोड है किसके लिए है? बिल्डर के लिए था। किसके द्वारा दिया गया? हैमराबी के द्वारा दिया गया। कब दिया गया? 1758 बिफोर क्राइस्ट में दिया गया। हैमराबी एक एम्पायर था, कहाँ का? बेबीलोन का। बेबीलोन एम्पायर था जिसके किंग थे हैमराबी, वहाँ किंग का नाम है। इन्होंने ये 1758 में कोड दिया, कहा कि बिल्डर के लिए कोड है कि बिल्डर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो वो घर बनाए हैं वो फॉल्टी है और वो लोगों को नुकसान पहुंचाया है, इंक्लूडिंग डेथ, डेथ को लेकर के। अगर डेथ अगर उसमें हुआ है तो और उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। अगर घर गिरता है तो बिल्डर उसे खुद के पैसों से फिर से उसे बनाने का जिम्मा लेगा और बनाएगा भी वो। नेक्स्ट है, दिस कोड एम टू इंश्योर सेल्फ रेगुलेशन एंड हाई स्टैंडर्ड इन कंस्ट्रक्शन। यह कोड इस बात की तरफ निर्देशित करता है, एम करता है, टू सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ रेगुलेट करिए, एंड हाई स्टैंडर्ड इन कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में एक उच्च मानक, उच्च स्टैंडर्ड मानक, एक आपका मानक का रूप प्रदान करता है कंस्ट्रक्शन में, कि आप हर चीजें हाई लेवल के रखें ताकि वो घर गिरने का नौबत ही नहीं आए। दूसरा है सिम्बोर्ड कोड इन यूएसए। 19th सेंचुरी में सिम्बोर्ड कोड आया था। यह कहता है, a law was passed in the early 1800 centuries to inspect the safety of steam boilers and engine on ship। तो ये बॉयलर्स और शिप्स के लिए थे, जो 1800 सेंचुरी में पास किए गए थे। ठीक है, उनके सेफ्टी के रिगार्डिंग में ये उस समय कोड आया था। ऑल द लॉ वाज अपडेटेड ऑफन दे लैग बिहाइंड टेक्नोलॉजिकल एडवांस। ठीक है, तो ये लॉ को फिर अपडेट किया गया, इस लॉ को फिर से अपडेट किया गया जब इसमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है, रेगुलेटरी बॉडीज प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन एनफोर्सिंग सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। तो इसमें जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो अपने स्टैंडर्ड्स को फोर्सफुली लाए, चाहे सेफ्टी के लिए लाए। सेफ्टी बहुत जरूरी होता है, कि कोई भी चीज़ हो तो वहाँ सेफ्टी को फोर्सफुली अगर जो भी आपका स्टैंडर्ड्स है उसको आप उसमें अप्लाई करेंगे। तो एक कोड है बिल्डर्स के लिए, दूसरा कोड है आपका स्टीम बोट के लिए, जो कि 19th सेंचुरी में आया था। तो 19th सेंचुरी में कोड आया था जो कि शिप इंजन और स्टीम बॉयलर्स के लिए था। ठीक है, तो इसको बाद में फिर से अपडेट भी किया गया। नेक्स्ट है प्रॉपर रोल्स ऑफ लॉ इन इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग में नियम का प्रॉपर रोल क्या होगा? तो गुड्स लॉ कौन से हैं? अच्छे नियम। इफेक्टिव लॉ सेट मिनिमम स्टैंडर्ड्स। देखिए हर चीज़ में अगर हम बहुत सख्त नियम रखेंगे तो वो कभी पालन नहीं होगा। ठीक है, तो हमको इफेक्टिव लॉ वैसा होना चाहिए जो मिनिमम स्टैंडर्ड्स को सेट करे, ऐसा सेट करे जो कि इजीली फुलफिल किया जा सके किसी के द्वारा। ऐसा ना हो कि किसी के लिए संभव हो, किसी के लिए संभव ना हो। ठीक है, एंड प्रोवाइड सपोर्ट फॉर एथिकल एक्शन, और वो एथिकल एक्शन को सपोर्ट भी करता हो। दे गाइड हेल्प दे हेल्प गाइड इंजीनियर इन डूइंग व्हाट्स राइट एंड इंश्योर पब्लिक सेफ्टी। तो वो हेल्प करता है, वो गाइड करता है, हेल्प करने में इंजीनियर्स को क्या सही है और क्या पब्लिक के लिए सेफ्टी रहेगा। ठीक है, तो अच्छे नियम वो होते हैं जो कि मिनिमम स्टैंडर्ड सेट करें ताकि हर किसी के द्वारा अप्लीकेबल हो सके, लोग उसको इजीली फॉलो करें। ठीक है, ऐसे नियम हो कि लोग उसको इजीली फॉलो करें, किसी पर फोर्सफुली थोपा ना जाए,
ठीक है, तो वो इंजीनियर्स को हेल्प करते हैं गाइड करने में कि क्या सही है और पब्लिक के सेफ्टी के लिए क्या जरूरी रहेगा। इंजीनियरिंग प्रैक्टिस में देखते हैं, रूल्स शुड बी सीन एज गाइडिंग रिस्पॉन्सिबल एक्सपेरिमेंट्स, नॉट जस्ट स्ट्रिक्ट रूल टू फॉलो। मतलब नियमों को जिम्मेदार प्रयोगों का मार्गदर्शन करने वाले रूप में देखा जाना चाहिए, न कि केवल सख्त नियमों का पालन करने के रूप में। रूल्स शुड बी सीन एज गाइडिंग रिस्पॉन्सिबल एक्सपेरिमेंट, मतलब नियम ऐसे होने चाहिए ना कि उसको प्रयोग करने के मार्गदर्शन के रूप में देखना जाना चाहिए, नॉट जस्ट स्ट्रिक्ट रूल टू फॉलो, ना कि केवल सख्त नियमों का पालन करने के रूप में। ठीक है, इंजीनियर शुड बी रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेफ्टी ऑफ देयर प्रोजेक्ट्स, इंजीनियर्स को अपने प्रोजेक्ट्स के सेफ्टी के लिए हमेशा रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए, जो अब उसके प्रोजेक्ट है उसके सेफ्टी के लिए हमेशा जिम्मेदार होना चाहिए। ये इंजीनियरिंग प्रैक्टिस में आएगा। स्पेसिफिक रूल्स एंड पेनाल्टीज आर नेसेसरी फॉर सीरियस मिसकंडक्ट, अगर आपका सीरियस मिसकंडक्ट है, मतलब आपका गंभीर कदाचार हुआ है, तो उसके लिए स्पेसिफिक नियम बनने चाहिए। किसके लिए? अगर आपने कोई गंभीर कदाचार किया है, सीरियस मिसकंडक्ट किया हुआ है, कोई गलती हुआ है, तो यह जरूरी है कि उसके लिए स्पेसिफिक रूल बनने चाहिए, जो कि पेनाल्टीज, जो दंड के लिए हो, आपको कुछ उस पर दंड दिया जाए, ताकि दोबारा ऐसा ना करे, आपका सेफ्टी का वायलेशन आप दोबारा ऐसा नहीं करें। ठीक है, तो सेफ्टी को लेकर के अगर आपसे कुछ सीरियस मिसकंडक्ट हुआ तो उसके लिए स्पेसिफिक रूल्स होता है, वो होना चाहिए, जो कि उसके पेनाल्टीज होते हैं, जो मानक दंड वगैरह बताते हैं, विशिष्ट नियम और दंड उसमें आवश्यक है। इन ए लार्ज और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट आपका लार्ज है, बड़ा है, कॉम्प्लेक्स है, जटिल प्रोजेक्ट है, रूल शुड नॉट ट्राई टू कवर एवरी डिटेल्स एंड शुड अलाउ फ्लेक्सिबिलिटी। देखिए, इंजीनियरिंग प्रैक्टिस ये भी कहता है कि आपका अगर कोई प्रोजेक्ट कॉम्प्लेक्स है, बड़ा प्रोजेक्ट है, मान लीजिए कि आपको कोई हाईवे बनाना है, 100 किलोमीटर का हाईवे आपको बनाना है, ठीक है, तो अगर आपका उसमें रूल आपने बनाया हुआ है कि कोई भी लेबर 1 घंटा से ज़्यादा लंच आवर का ब्रेक नहीं लेगा, और आपको प्रोजेक्ट बहुत लंबा है, बहुत दिनों तक चलने वाला है, तो हो सकता है कभी कभी 1 घंटा 15 मिनट भी टाइम लग जाए लेबर को, तो आप उसके लिए आप उसको पनिश नहीं करेंगे। तो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो रूल है ना कि बड़े प्रोजेक्ट के लिए, कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट के लिए ऐसा रूल ना हो कि हर छोटी छोटी जरूरतों को, हर छोटी छोटी बातों को उसमें कवर करे, उसमें कुछ फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ आपको करना होगा, तब जाके स्मूथली वर्क होता है। ये इंजीनियरिंग प्रैक्टिस करता है आपका। And the next one is regulation should be broad enough to hold engineers accountable for their decisions. नियम इतने व्यापक होने चाहिए, रूल शुड बी ब्रॉड, नियम इतने व्यापक होने चाहिए कि इंजीनियर को उनके निर्णय के लिए जवाबदेह ठहराया जा सके। मतलब रूल इतने व्यापक होने चाहिए ना, रूल रेगुलेशन या रूल जो भी है, शुड बी ब्रॉड एनफ, इतने व्यापक होने चाहिए कि इंजीनियर्स को उनके जिम्मेदारी के लिए, जो उन्होंने डिसीजन लिया हुआ है उनके लिए उनको जिम्मेदार ठहराया जा सके, इस तरह का उसमें रूल होने चाहिए। तो इंजीनियरिंग प्रैक्टिस में यह बताता है, इंजीनियरिंग प्रैक्टिस में आपको यह बताता है कि आपको रूल कैसे होने चाहिए, कि वो रिस्पॉन्सिबल है एक्सपेरिमेंटेशन के लिए, ऐसा ना हो कि खाली नियमों को फॉलो ही करना है। ठीक है, और इंजीनियर शुड बी रिस्पॉन्सिबल टू सेफ्टी ऑफ प्रोजेक्ट्स, इंजीनियर को अपने प्रोजेक्ट के लिए सेफ्टी के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। ऐसा नियम ना हो कि फोर्सफुली दिया जाए, और जो अगर आप सीरियस वायलेशन, सीरियस मिसकंडक्ट करते हैं सेफ्टी के रिगार्ड्स में, तो कुछ उस पर पेनाल्टीज भी लगाना आवश्यक है, ताकि दोबारा ऐसा ना हो। लार्ज कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट के लिए इतनी छूट होनी चाहिए, कुछ फ्लेक्सिबिलिटी देनी चाहिए जहां पर ज़रूरतें हैं। ठीक है, और इतने रूल व्यापक होने चाहिए कि आपको इंजीनियर्स के लिए जवाबदेह के लिए ठहराया जा सके, जिम्मेदारी उसको दिया जा सके। प्रोफेशनल सोसाइटीज कहता है इंजीनियर वर्क विद देयर प्रोफेशनल सोसाइटीज टू हेल्प क्रिएट, अपडेट एंड एनफोर्स लॉ विदाउट लेटिंग पर्सनल इंटरेस्ट इंटरफियर्स। मतलब प्रोफेशनल सोसाइटीज़ है, कहते हैं कि इंजीनियर जो भी है वो जो वर्क करते हैं अपने सोसाइटी के साथ में, उनको हेल्प करता है किसमें, क्रिएट करने के लिए, अपडेट करने के लिए, और नियम को लागू करने के लिए, बिना देर के, अतः बिना पर्सनल इंटरेस्ट के। ठीक है, तो ये आपके पर्सनल सोसाइटीज़ में आते हैं। तो उम्मीद है कि आपका ये आउटलुक जो है, संतुलित बैलेंस आउटलुक जो है, संतुलित दृष्टिकोण आपको समझ में आया होगा। संतुलित दृष्टिकोण का मतलब क्या हुआ कि आपको दृष्टिकोण को संतुलित रखना है, जो भी आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उसको संतुलित रखना है। तो उसके लिए आपको कुछ कोड दिया गया, कुछ इसमें एग्जाम्पल बताए गए हैं। तो ये सभी चीज़ें थी इस पार्टिकुलर चैप्टर में। तो आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, चाहे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया हुआ है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और
वीडियो के आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ में। चैनल पर अगर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।